तो हेलो बच्चों, आप सभी का अंकित सर आईएएस इंस्टीट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए एक विशेष दुआएं करता हूं क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो दोस्तों और बच्चों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि खूब तैयारी करें, खूब लगन से और मेहनत से अपना काम करें। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए ज़्यादा वक्त को जाया नहीं करता हूँ, पॉलिटी को स्टार्ट करता हूँ आप सभी के सामने बहुत ही शानदार। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ से बात होती है, मैंने आप सभी को बताया दिया था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनका गवर्नर जनरल के नाम से उनका प्रमोशन हो चुका था, और जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन वर्क करेंगे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और थी कि सीधा सीधा कहा गया था कि कंपनी ना तो कोई विशेष अनुबंध के तहत ना तो कोई अपना निजी व्यापार करेगी, ना किसी भारतीय से कोई रिश्वत या उपहार की कोई वो करेगी। मान लो कि रिश्वत उपहार लेना भी सब इन लोगों के लिए बैन कर दिया था। कहा गया था कि आपको इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना हुई थी उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि आपके जो राजनीतिक और सैन्य मामले हैं उन सब की समस्त जानकारी जो है आपको समस्त जानकारी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। आपके लिए बाध्य कर दिया गया है कि आप इसके बाहर अब नहीं जा सकते हैं। तो देखिए 1773, आपको ये तो पता ही है कि जब कोई ना कोई अधिनियम अधिकार कुछ भी आता है तो लिटरली उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होने के बाद एक दूसरा अधिकार जो है, दूसरा एक आधिपत्य, दूसरा जिसको आप एक्ट बोल सकते हैं, तो दूसरा एक्ट आया। तो इसी को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, लिटरली वो एक्ट इसी बेस पे था कि 1773 में जो भी संशोधन हुए थे, जो भी एक उनको प्रॉब्लम लग रही थी उसको चेंज करने के लिए, उसके चेंजिंग के लिए इन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किया था। लेकिन ये जो एक्ट है इसको 1781 में ही पारित किया गया था, जिसका नाम था 1781 में जो 1781 में जो पारित किया गया था, जिसको एक्ट फॉर सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। एक्ट फॉर सेटलमेंट का अर्थ होता है कि जब किसी इसके पहले वाला जो एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम, विशेष दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए एक्ट फॉर सेटलमेंट का जो है स्थान और उसका आविष्कार स्टार्ट हुआ। तो मैं बात कर रहा हूं 1784 की। 1784 में जो आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। हालांकि 1781 में ही मैंने आपको बताया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जो है ये पहले भी आ चुका है, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी तो उसको चेंज किया गया, उसको बदला गया। इसमें सर्वप्रथम क्या था, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य मतलब होते हैं जो राजनीतिक से संबंधित होते हैं और जो वाणिज्य से संबंधित होते हैं। सीधी सी बात है, जब राजनीतिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया तो इतना तो आप भी समझ सकते हो कि इसमें द्वैध शासन, डबल रूलिंग की व्यवस्था अपनाई गई। द्वैध शासन का अर्थ होता है कि एक काम दूसरी टीम करेगी, एक काम दूसरी टीम करेगी, और इसकी निगरानी रहेगी पूरी ब्रिटिश क्राउन की। मतलब जो इंग्लैंड की गवर्निंग बॉडी है, ब्रिटिश की गवर्निंग बॉडी है, उसकी पूरी नज़र होने वाली है कंपनी पर कि कंपनी किस तरीके से क्या काम है और कैसे इस काम को बखूबी रूप से जो है निभा रही है। इसमें मैंने आपसे कहा कि द्वैध शासन कैसा, तो एक निदेशक मंडल है, उसको कंपनी के जो व्यापार के लिए, कंपनी का जो व्यापार है उसकी अनुमति तो दे दी, कंपनी से कहा कि भाई आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक मामलों में आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। नियंत्रण बोर्ड का यही काम था कि वो सैन्य से लेके, राजस्व से लेके और आपकी राजनीतिक से, मतलब जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस, उनके बारे में समस्त नॉलेज खुद के पास रखे। और ये पूरी जानकारी जो है किसको देनी है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी है, सरकार को देनी है। और इसमें सबसे मुख्य काम जो रखा गया, सबसे मुख्य काम के इसमें एक शब्द कहा गया है कि भारत, ब्रिटिश आधिपत्य भारत, मतलब एक भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां पर ब्रिटिश का पूरा पूरा अधिकार है, उस क्षेत्र को सीधा सीधा एक नाम दिया गया कि एक साथ कह दिया गया कि भाई अब जो ब्रिटिश आधिपत्य भारत है उस पर सीधा सीधा इंग्लैंड का शासन रहेगा। कंपनी को इससे दूर करने की एक कोशिश थी और इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सक्सेस रही।
और सीधी सी बात है, नियंत्रण बोर्ड से साफ साफ कह दिया कि आपको नागरिक से लेके, सैन्य से लेके और राजस्व की समस्त जानकारी हमें सीधी सरकार को देनी है, ना कि आपको कंपनी से कोई मतलब है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें द्वैध शासन की जो है स्टार्टिंग की स्थापना हुई, तो इसलिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा अभी जो 1773 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें कहा गया था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो बंगाल के गवर्नर रहेंगे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया था, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं वो फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। लेकिन लॉर्ड नहीं लगा रहा हूँ, लॉर्ड अभी लगा दिया, वो मैं हटा दिया, ठीक है, उसको क्रॉस भी कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद 1833 में जो चार्टर आया, फर्स्ट जो चार्टर 1833 में आ रहा है, 1833 में आया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा बच्चों? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को सीधा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और साफ साफ उनको इतने असीमित अधिकार दिए गए। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको इतना अधिकार दे दिया गया कि सीधी बात ये कही गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ब्रिटिश आधिपत्य भारत, मतलब ब्रिटिश का जो अधिकार है भारत के क्षेत्र पर, उस पर पूरा शासन करने का, पूरा विधायक का, पूरी संवर्धन, पूरी शक्तियों को निहित करने का पूरा अधिकार आपके पास रहेगा। तो जो विलियम बेंटिक, बुक्स में लिखा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन मैं लॉर्ड नहीं लगाता हूं तो इसलिए मैंने कहा विलियम बेंटिक ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनको 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक समस्त शक्तियां प्रदान की गई। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जब इनको समस्त संपूर्ण शक्तियां दी गई तो फिर मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल है उनका क्या होगा? तो उनकी समस्त शक्तियों को निहित शक्तियां कहा गया, मतलब उनकी शक्तियों को कम कर दिया। एक तो उनको सबसे पहले इस चीज को मना कर दिया कि भाई आप विधायिका संबंधी चीजों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप विधायिका संबंधी किसी भी चीज पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार केवल भारत के गवर्नर जनरल को ही अधिकार दिया गया। साफ साफ उनसे बोला गया कि भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार है, वो कोई भी विधायिका संबंधी शक्तियों को बना सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पर एक आदेश निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब इन लोगों ने मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल ने जो भी नियम या कानून पारित किए तो उनको नियम या कानून पारित किए को नियामक कानून कहा गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल मतलब विलियम बेंटिक ने जो भी आधिकारिक अपने जो एक्ट पारित किया उसको एक्ट या अधिनियम का नाम दिया गया। तो इसीलिए 1833 का जो चार्टर है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में दोस्तों। और सीधी सी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार के तौर पर लिया जा रहा था कि जो सरकार ने भेजा, ये किया है, वो किया, उसके समस्त अधिकारों को टोटल शून्य कर दिया गया। उनसे कहा गया अब आप एक व्यापारिक निकाय नहीं हैं, अब आप भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, जो उनके प्रसाद पर्यंत जो वो आपको आदेश, जो आपको रेगुलेट करेंगे, उस तरीके से ही आप आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से ही अपनी स्थापना और अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो साफ साफ इनसे कह दिया गया। तो ये सब कब हुआ है? ये हुआ है 1833 के चार्टर में। ये फर्स्ट चार्टर अधिनियम है और यही चार्टर अधिनियम है, इसी से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक प्रशासन है, जो एक उनकी इमेज है, एक छवि है, वो सभी डाउन हो गई। उसको साफ साफ कह दिया गया कि अब आप एक गवर्नमेंट निकाय है, अब सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, अब आपका खुद का कोई वजूद नहीं है, आप केवल सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। इसीलिए भारत के जो गवर्नर जनरल है, एकात्मक शासन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सीधा का सीधा केंद्र के हाथ में, मतलब
एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण भारत पर जो ब्रिटिश आधिपत्य भारत है उस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार रह गया। 1833 का अधिनियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली छूट, सिविल सेवकों के लिए साफ साफ कहा गया कि आप राजशाही हुए, और ये जो 1833 के अधिनियम में ये भी कहा गया कि आप खुली प्रतियोगिता हो गई सिविल सेवकों के लिए कि आप कोई भी एग्जाम डालें भारतीयों के लिए तो आप उसमें पास हो जाएं, अगर उसमें अर्हता प्राप्त करें तो आपको यहाँ पे नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि होते हैं उनके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के दबाव के कारण इस अधिनियम को, इस आदेश को जो है कैंसिल करना पड़ा, लेकिन शुरुआत में ऐसा हुआ तो इसलिए 1833 का अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैंने आपको 1833 का जो संबंधित अधिनियम है ये संपूर्ण आपको समझा दिया है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ काम की 2-3 चीजें ही रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लो मैंने आपसे कहा कि इसमें फर्स्ट जो केंद्रीय प्रशासन की जो है नींव रखी गई, तो कौन थे? विलियम बेंटिक। हाँ, तो फर्स्ट जो भारत के गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। दोस्तों राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग धीरे धीरे आ जाएगी। मैंने कहा है कि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो चलता है, हालांकि आपको समझ में प्रॉपर आएगा क्योंकि जो मेरा समझाने का जो तजुर्बा है वो तो 8 साल का लगभग हो चुका है, इस वजह से। बाकी ऑनलाइन स्टार्टिंग तो ये अभी है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि भारत के जो गवर्नर जनरल है सीधे विलियम बेंटिक बनाए गए, एकात्मक शासन को इनको दे दिया, और बंगाल के गवर्नर जनरल तो है तो ये भारत के हो गए हैं, और सीधा मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके अधिकार, उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया, उनको इनके अंडर में रख दिया, और सीधा सीधा उनसे बोला गया कि जो भी आपने कानून नियम बनाए हैं उनको नियामक कानून कहा जाएगा, और जो कानून अब से मेरे द्वारा या इनके द्वारा बनाए जाएंगे वही कानून आपके एक्ट कहे जाएंगे, जिसके माध्यम से सीधा का सीधा एकात्मक शासन कहा गया। इस 1853 के चार्टर एक्ट की, ये एक्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, 1793 से 1853 तक बहुत सारे चार्टर आए, लेकिन उसमें 1833 मैंने आपको बताया, 1853 आखिरी मतलब लास्ट जो चार्टर है, ये 1853 का लास्ट जो चार्टर है, ये लास्ट चार्टर है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण से रिलेटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें वर्क हुए हैं। जैसे कि इसमें सर्वप्रथम सीधी सी बात बोली गई कि जो 1833 में जो गवर्नमेंट के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका ट्रांसफर भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पे किया गया, और उनसे बोला गया कि आप एकात्मक शासन करेंगे, आप अपने अधिनियम, अपने एक्ट नए तरीके से बनाएंगे, आपको पूरी छूट है। तो सीधा से इसमें ये कहा गया कि अभी उन्होंने देखा होगा कि थोड़ी बहुत इन लोगों ने जो वर्क है वो अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो इनकी परिषद में 6 सदस्य जोड़े गए। इनकी परिषद में कितने सदस्य जोड़े गए? 6 सदस्य इसमें ऐड किए गए। 6 सदस्य ऐसे ऐड किए गए कि सीधा सीधा इनको विधायी कार्यों के लिए, 6 सदस्य जो थे ये विधायी कार्यों से संबंधित कामों पर अपनी सक्रियता दर्शा सकते थे। 6 सदस्य जो है विधायी कार्यों के लिए सर्वोपरि, विधायी कार्यों के लिए सर्वोपरि, इसे साफ साफ इनको एक काम दिया गया कि आपको विधायी संबंधी कार्यों के लिए जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनकी हेल्प, उनके सपोर्ट के लिए, इनका जो है सहयोग लेने के लिए इनका काम दिया गया, और साफ साफ इनको इस चीज के लिए। अच्छा, जब विधायी कार्यों के लिए है तो एक जो राजनीतिक कार्यों के संबंध में जो बात हुई है, प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक नहीं, तो जो विधायी कार्य तो होगा, प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, तो जो प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य इनको अलग अलग कर दिया गया। इन कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया, इनसे साफ साफ बोला गया कि आप प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, विधायी कार्य अलग होंगे। विधायी कार्यों के लिए 6 सदस्यों की टीम जोड़ी गई, किसके साथ? गवर्नर जनरल के साथ, ठीक है। और
अच्छा दोस्तों, जब ये टीम जोड़ी गई तो इसका जो वर्क था प्रॉपर संसद की तरह काम हुआ। संसद जो ब्रिटिश में संसद चल रही थी उसी संसद की तरह इसका भी कार्य हुआ। तो कहा जाता है कि संसदीय कार्य प्रणाली की जो शुभारंभ हुआ है, संसदीय कार्य प्रणाली का जो काम की शुरुआत हुई है, वो सीधी 1853 के चार्टर में इसकी शुरुआत जो है हुई है। तो इसीलिए ये 1853 का जो चार्टर है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सीधा सीधा संसदीय कार्यों मतलब संसद एकात्मक संसद जो होती है वैसे कार्यों को संपन्न कराने के लिए 1853 का जो चार्टर है इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। इसने सर्वप्रथम सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती परीक्षा सिविल सेवकों के लिए, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे, सीधी परीक्षा, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्य किए, जिसमें सीधा कहा गया कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की सिफारिश, कौन सी समिति? मैकाले समिति की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती हुई। 1854 की मैं बात कर रहा हूं आप सभी से। इसके बाद कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। विस्तारित मतलब हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि चलो अभी कंपनी कुछ दिन तक और काम करेगी और अपना व्यापार कर सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कंपनी व्यापार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अधिकार किसका है? अधिकार उसके ऊपर गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश शासन का है, ठीक है। लेकिन उससे ये नहीं कहा गया, कंपनी से कहा गया कि आप शासन अपने जो है अभी करते रहिए, अभी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे साफ साफ ये कहा गया कि कोई विशेष अनुबंध नहीं है कि आप 10 साल के लिए कि 5 साल के। अब आपको मेरा जब तक प्रसाद पर्यंत, मेरा जब तक मन है, हम लोगों का जब तक मन है, हम आपको काम दे सकते हैं, इसके बाद हमें लगेगा तो हम आपको वहीं स्टॉप कर देंगे, वहीं रोक देंगे। तो कंपनी के लिए ये भी साफ साफ कहा गया, ठीक है ना। और केंद्रीय, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जैसे ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य जो है अब एक विशेष चुनाव या जो भी होगा एक उसके निर्वाचन के माध्यम से बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास, मुंबई और उड़ीसा का है को यार, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा, और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रेसिडेंसियों से जो है 4 सदस्य लेना था। तो अभी आप देखिए भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ता जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे एक संवैधानिक निकाय अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये जो संविधान की सभाएं होंगी वो सभी भी आगे बताया जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना 1853 तक चार्टर जो अधिनियम है वो आपको कितना कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो दोस्तों बताइए। और इसी के साथ इस क्लास को, आज की क्लास को जो है बंद करते हैं। इसका कारण ये है कि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी जो वीडियोज़ है भी 1 हफ्ते का थोड़ा सा गैप हो गया, तो थोड़ा बहुत तो एक इंटरनल प्रॉब्लम मतलब जो समस्या हो गई थी, इस कारण से वीडियोज़ नहीं डल पा रही थी। दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, अब रेगुलर आपके पास वीडियोज़ आएंगी, पर डे आपके पास हर दिन वीडियो अपलोड होगी, शाम को 4 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना ही है। और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा ही नाम है। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, और बढ़िया खुश रहिए, अपने माता पिता की खूब सेवा करिए दोस्तों।